नमस्कार हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो दुनिया के कोने कोने में इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। कौन बनेगा एमएलए के इस खास एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता आशीष गोदारा उर्फ कुकी। आशीष गोदारा उर्फ कुकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि राजनीति में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपने शुरुआत की, कैसे इस पायदान तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे और मौजूदा जिला पार्षद भी आप बन चुके हैं। इस दौर की बात है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं तो एक खिलाड़ी था बॉक्सिंग का, और चूँकि उस दौरान कॉलेज का जो सबसे बड़ा एक किस्म से जिसे सम्मान मिलता था, उसको खिलाड़ियों को बहुत सम्मान मिलता था, और मैं बॉक्सिंग खेलता था। तो बॉक्सिंग के इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल, ये सब खेलते खेलते एक वक्त ऐसा आया कि मुझे किसी ने एकदम से मेरे साथ खेल में भी नाइंसाफ़ी कर दी। खेल में नाइंसाफ़ी हो गई तो मन बड़ा ख़राब हुआ। तो उस दौरान मैं वहाँ गया नहीं, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी का हमारा कैंप था। तो मेरे जो साथी थे कॉलेज में, सीनियर मेरे, उन्होंने कहा कि इस बार छात्र संघ के इलेक्शन में तेरे को चुनाव लड़वाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो खेल में रहा हूँ, छात्र राजनीति का इतना सब चीज़ें समझ ही नहीं है मुझ में। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम पे छोड़। तो उस वक्त के हमारे सीनियर थे कॉलेज में, अनिल मून, जो हमारे छात्र राजनीति में हमारे ग्रुप के सीनियर थे न्योड़ी से, आज के दिन मौजूदा वो सरपंच है गांव के। तो हम उनके साथ थे, रविंद्र तोमर जी थे, सुखी थे शाहपुर से, और संजय सिहाग, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा जैसा आपको उचित लगे, आपको अगर ये लगता है कि मैं छात्र हितों के लिए उनका नेतृत्व करने का आप में मुझे लगता है भरोसा आप है, तो क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दौरान फिर इस तरीके से 1993 में छात्र संघ के चुनाव में मुझे साथियों ने उतारा, और छात्रों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, हमारे गांव, हमारे रूट, उन सबको ये लगा कि ये तो हमारा भाई, हमारा गांव का है ये। तो उस वक्त का माहौल ही अलग था, और इस तरीके से शुरुआत करके छात्रों के हितों को और किसी पद की क्या जिम्मेवारी, उसको किस तरीके से निभाया जाता है, उसको सीखने का मौका उस दौरान मुझे मिला था। चलिए, मुझे ये बताइए कि जिला परिषद चुनाव में उतरने का फैसला कब किया, क्यों किया, मकसद क्या था, और अब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में आप कूद रहे हैं, तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं, जमीन किस तरह की नजर आ रही है? देखिए, जिला परिषद का तो चूंकि कोविड का वो समय था, महामारी में उस दौरान कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए ही डरता था। चूंकि मेरे पिता उससे कुछ समय पहले ही परमात्मा के चरणों में चले गए थे, लेकिन वो अक्सर ये कहा करते थे कि अगर तू सचमुच में कुछ आगे बढ़ना चाहता है या अपने आप को ठीक रखना चाहता है तो गांव से जुड़ा रहना। ऐसी स्थिति आई तो चूंकि मैं जयपुर, मेरा काम था, मेरा व्यापार था, उन परिस्थितियों में मैंने वहाँ जाने का कोई चिंता नहीं था, मेरा परिवार ही सारी। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ दिन ये सारी चीज़ों को गांव में देखा जाए। इस परिस्थिति अंदर गांव में कोई संभालने वाला नहीं है। गांव में जो मेरे कुछ साथी थे जिनके पास रोज़गार नहीं था, रोजी रोटी नहीं थी, उस दौरान मेरा गाँव में जाना शुरू हो गया। गाँव में जाते थे तो किसी ना किसी साथी की कुछ ना कुछ चीज़ों को समझते थे, लेके जाते थे। वो ऐसा दौर था, हाथ से हाथ को कोई छूना पसंद नहीं करता था। जब उस दौरान गया तो गांव में बड़ा प्यार मिला, गांव में एक नई शुरुआत हो गई। उस दौरान मेरे गांव के युवा साथियों ने, जो हमारे वहाँ युवा क्लब है, उनके साथियों ने कहा कि भाई साहब आपसे मिलना है और एक ये बात है। मैंने कहा बताओ कि इस बार आपको चुनाव जो है वो हम चाहते हैं कि गाँव में। मैंने कहा यार, चुनाव गाँव में अपना कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शहर में रहते हैं, चुनाव लड़ेंगे, आपस के अंदर ग्रुपबाजी होगी, किसी को पसंद नापसंद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो चुनाव अपन लोग प्लान कर रहे हैं या जो हम लोग
दिमाग में हमारे सोच है आपको लेके, वो सरपंच का या इस तरह का नहीं है कि जिससे प्यार प्रेम के ऊपर आपके असर आए। तो मैंने कहा ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जिला परिषद का है। जिला परिषद ग्रामीण विकास को लेके एक सबसे अच्छा पद है, जिसके अंदर सभी गांव के लोगों को टीस है कि आज तक वो जो भी कोई प्रतिनिधि चुन के आता है वो कभी वापस पलट के गांव में आता ही नहीं है। तो इस बात जान के मैं भी बड़ा एकदम से बड़ा हैरान हुआ कि कोई आदमी इतने जिम्मेवार पद पे होके वो लापरवाह कैसे हो सकता है। वो अगर लोग उसे इस सम्मान और मान के साथ, इस विश्वास भरोसे के साथ बनाते हैं तो उन्हें लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो जब वो समय आया तो गांव के सब लोगों ने मुझे वो प्यार और आशीर्वाद दिया। हमारे बुजुर्गों की उस धरती ने, उसका हम 100 साल भी ऋण नहीं उतार सकते, इतना प्यार गांव ने मुझको दिया, मुझ पर भरोसा जताया और हम सब ने मिलके एक शुरुआत की और जिला परिषद के पद को हमने उसको एक शुरुआत की। आज वो पूरा क्षेत्र मुझे बहुत प्यार, मुझे स्नेह, मुझे आशीर्वाद देता है और उस जिम्मेवारी को हम निभाते हैं बखूबी, हालांकि बहुत से इसके अंदर समस्याएं हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि जिला पार्षद से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किस तरीके से किया गया? क्यों आपको लगा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में उतरने की मुझे जरूरत? देखिए साहब, जब मैं गांव में आया ना तो मुझे लगा कि हिसार पूरे प्रदेश का सबसे नामी जिला है। उसके नजदीक इतना होने के बावजूद भी हमारी जो स्थितियां हैं वो बहुत ही मतलब शोचनीय है। और चौधरी भजन लाल जी का हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, चौधरी भजन लाल जी का पूरे देश में फेमस है कि आदमपुर तो पता नहीं क्या होगा। और ये था सचमुच में, जब तक स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी थे तो उनके कारण हमें पूरे प्रदेश में सम्मान मिलता था, देश में सम्मान मिलता था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक रूप से हमारे जो मौजूदा स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बेटे कुलदीप जी ने उनकी राजनीतिक विरासत का नाम लेकर लोगों के बीच के अंदर ये कहा कि चौधरी भजन लाल जी के सपनों को मैं पूरा करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हर बार लोग इस उम्मीद में लगे रहते कि चौधरी भजन लाल जी के बेटे हैं, वो सत्ता में आएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बनाई थी, मुख्यमंत्री का सपना भी उन्होंने देखा और लोग चाहते भी थे कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से चौधरी भजन लाल जी बने ये भी बने। लेकिन उन्होंने अपने कमजोर राजनीतिक फैसले लिए, उसके कारण जो भी कोई मौका आया वो हाथ से निकलता गया। उनके राजनीतिक जो फैसले हैं वो इतने बचकाने होते हैं कि उन्हें अपने खुद की पत्नी, खुद के बच्चों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उसके लिए चाहे हल्के का बिल्कुल सत्यानाश हो गया, चाहे राजनीति कितना नुकसान हो गया, लेकिन उनको वो नजर ही नहीं आता क्योंकि वो चाटुकारों से घिरे रहते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर तमाम जो वोटर्स के बीच आप जा रहे हैं, मैंने अक्सर आपको ये कहते सुनाई दिए, आप तमाम आपके साथी सुनाई दिए कि आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी? ये आज़ादी की लड़ाई मैंने आपको कोई गलत नहीं कहा। आप ये देखिए कि जिस तरीके से हमारा देश कई 100 साल तक गुलाम रहा और उसको आज़ाद करवाने के लिए कितने लोगों ने शहादत दी, बहुत से लोगों का तो नाम ही नहीं मालूम, इतनी कुर्बानियां दी। जब भी कोई आंदोलन करते थे और शहादत, वो शहीद जो लोग थे, क्रांतिकारी जो थे, वो जब सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते थे और यूं लगता था कि इसके बाद तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, उस दौरान हमारे ही देश के, हमारे ही भाई, हमारे ही लोग वो उसको उस सारी की सारी मेहनत को वो खराब कर देते थे जिनको उस दौरान मुखबिर और अंग्रेजों के पिट्ठू कहलाए जाते थे। उसके कारण सब सेम उसी तरीके से राजनीतिक रूप से हम एक किस्म से गुलाम हैं। हम लोगों को कुलदीप जी ने जाति के, भाई भतीजा में इतना ज्यादा हमारे बीच के अंदर अविश्वास पैदा कर दिया कि हमें और कुछ सोचने ही नहीं देते। वो विकास की बात तो उनको समझ में नहीं आती। शिक्षा का देख लो, हमारी बेटियों को शिक्षण संस्थान नहीं है पूरे, उनको हिसार आना पड़ता है। क्यों नहीं? अगर इनको सचमुच में चौधरी भजन लाल जी से प्यार होता। में कोई कॉलेज बनाए जाने का भी कॉलेज, वो तो सरकारी कॉलेज है साहब। उस बने बनाए कॉलेज के ऊपर चौधरी भजन लाल जी का नाम लिखे। चौधरी भजन लाल जी तो बहुत बड़े नेता थे, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर सचमुच में ये चौधरी भजन लाल जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चौधरी भजन लाल जी के नाम को अमर करना चाहते हैं, तो इनको उसके लिए एक अलग से शिक्षण संस्थाएं खुलवाएं।
सरकार से स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चौधरी भजन लाल जी का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। चौधरी भजन लाल जी की जब समाधि इन लोगों ने बनाई और वहाँ उस स्थान को किया, मैं तो राजनीति में भी नहीं था, तो भी मैं चौधरी भजन लाल जी के उस स्थान के ऊपर माथा टेकने गया था, क्योंकि हमें बड़ा गर्व था कि हम आदमपुर से हैं। हमें कभी कोई इस नज़र से नहीं देखा, चौधरी भजन लाल जी का बड़ा नाम रहा है, तो मैं वहाँ गया। लेकिन आज वहाँ सिर्फ एक इतने बड़े व्यक्ति का सिर्फ समाधि, उनके नाम से शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, उनके नाम से हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनके नाम से बस स्टैंड बनाओ, उनके नाम से औद्योगिक जितने घराने जो ला सकते हो उनको लेके आओ, बच्चों को हजारों अवसर दो। इनके पास अगर सरकार की भी शक्तियां कम नहीं है और इनके पास खुद का भी चौधरी भजन लाल जी के द्वारा दिया गया अथाह संपत्ति है। मैंने राजस्थान में देखा जो औद्योगिक घराने हैं, जो बहुत बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, भामाशाह हैं, वो दान देते हैं, वो अपने बुजुर्गों के नाम से बहुत सी संस्थाएं चलाते हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस हलके को अपना इन्होंने समझा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ पहचान के लिए आदमपुर का नाम इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा ये बाकी का जीवन अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। दिल्ली की जीवन के अंदर ये इतने आदी हो चुके हैं। अन्यथा ये हलका तो छोटा सा है, 20, 30, 35 किलोमीटर में फैला हुआ है। इनको अपने बेटे को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। जिस प्रकार से चौधरी भजन लाल जी विनम्र थे, मिलनसार थे, एक सौम्य स्वभाव के थे, विरोधी को भी अपना बनाने की उनमें कला थी। ये धन संपत्ति के तौर पे तो चौधरी भजन लाल जी के वारिस हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कहीं भी इनमें चौधरी भजन लाल जी के गुण नहीं है। और हमारा हल्का क्योंकि बहुत सम्मान, हमारे देखिए दो ही तरह की चीजें रही है, पसंद और नापसंद। हमारे पार्टियां नहीं रही, जो पसंद करते हैं वो हमेशा ही पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते वो नहीं पसंद करते, वो हमेशा से इनमें कमियां देखते थे। वो बड़े थे, बुजुर्ग थे या जो भी थे, वो उनके सिद्धांत थे, वो उनका दौर रहा होगा, उनकी परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन जो आज जो इनको चौधरी भजन लाल जी के नाम से पसंद करते थे, वो भी आज इन लोगों से परेशान हो चुके हैं। व्यापार ठप हो चुका है, विकास के नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कें हैं, पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज सिस्टम है, लाइन पार। हमारे इतने परिवार रहते हैं जिनके अंदर सैकड़ों तो मजदूरों के घर हैं। उनके विकास के लिए कोई विशेष पैकेज सरकार से इनको मांग के लाना चाहिए था। युवाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं हो। आज सबसे ज्यादा अगर राजनीति के अंदर सक्रिय होना चाहिए तो युवाओं को होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने देखिए कितनी मेहनत की, हर कोई वोट युवा का चाहता है। देश में सबसे ज्यादा आबादी अगर है तो युवाओं की है, वोट युवाओं का चाहता है, लेकिन राजनीतिक रूप से युवाओं को आगे कोई नहीं बढ़ने देना चाहता। अगर इनको युवाओं से इतना ही है तो छात्र संघ के चुनाव को दोबारा करवाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को युवा सिर्फ अपने बच्चे युवा नजर आते हैं, बाकी कोई नजर आता नहीं है। चलिए, मुझे कांग्रेस की संभावनाओं पर मैं बात करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव की जो परिणाम सामने आया, उससे पहले का मैं जिक्र करूं, जब से जेपी की एंट्री बाई इलेक्शन के दौरान आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई, सब कुछ बदलता हुआ ऐसा नजर आया। लोकसभा चुनाव के दौरान तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के दबे हुए लोग थे, जो लगातार कह सकते हैं कि कमजोरी की स्थिति में थे, एक बार फिर से मजबूत होते नजर आए। बिल्कुल, आपने सही, ये बात बहुत सही कही। देखिए, लोग तो परेशान है ही, वो एक मजबूत कंधा और एक मजबूत खूंटा चाहते थे। जयप्रकाश जी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। जब वो उपचुनाव के अंदर आए तो उन्होंने दोबारा उन्हीं सब लोगों को बांधने का काम किया। एक मजबूत डोर है। उड़ा जी के वो बड़े विश्वास पात्र हैं। उड़ा जी के ऊपर बहुत से, मतलब पूरे हरियाणा की जनता एक उम्मीद लगा के बैठी है कि ये आएंगे तो हमारे प्रदेश का कल्याण होगा, हमारा काम होगा, हमारी सुनवाई होगी, हमारे दुख सुख में कहीं जाएं तो कोई व्यक्ति नहीं है आज इस राज्य के अंदर। जब उपचुनाव आया, उपचुनाव पहली बात तो यह है कि कुलदीप जी को हल्के पे उपचुनाव थोपना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उपचुनाव करवाया। क्या जरूरत थी? पूरी उम्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी से हर पद मिला, कांग्रेस पार्टी से ये मालामाल हुए, कांग्रेस पार्टी से इनको सम्मान मिला। लेकिन इन्होंने अपने खुद के स्वार्थ के खातिर इस उपचुनाव को आम जनता पे थोपा। जब उपचुनाव आ ही गया तो उस दौरान जयप्रकाश जी से मजबूत कोई हुड्डा साहब को नजर नहीं आया, क्योंकि हमारे हलके के अंदर जो मजबूत लोग, हमारे हलके में बहुत किसान नेता है, बहुत मजबूत लोग हैं जो धरातल पे बड़ी मेहनत करते हैं।
मंडी में बड़े मजबूत लोग हैं, व्यापारिक तबके अंदर इतनी उनकी आवाज, इतनी उनकी विश्वसनीयता है उनकी जबान में, उनके ऊपर आजमाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने उनको, कुलदीप जी ने हमेशा उनको कमजोर करने का काम किया। अगर कोई राजनीति के अंदर कोई ठीक आदमी सक्रिय हुआ है तो अपने आदमी, अपने संदेश, भावनाओं में डरा कर उसको किसी भी तरीके से कमजोर करने का काम किया। चलिए मुझे ये बताइए कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा काम करता है? देखिए, आदमपुर के अंदर पूरा का पूरा किसानों का क्षेत्र है, खेती बाड़ी का है। हमारे जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है पानी की। पानी का हमारी तरफ बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव के इर्द गिर्द के आसपास के 20 गांव में पीने के पानी भी समस्या है, खेती बाड़ी तो दूर की बात है। एक हफ्ते के लिए आता है जिसमें आधा दिन तो आने में ही चला जाता है और अंतिम दिन तक तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, ये सीसवाड़ का एरिया है, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। आदमपुर मंडी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, पीने के पानी है, सीवरेज लाइन है, शिक्षण संस्थाएं हैं। मंडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम उस व्यापार के अलावा उसको बढ़ाने के लिए सरकार से ऐसी कोई स्कीमें नहीं लाई गई, उसको बल्कि कमजोर करने का काम। समाज सेवा का मैं जिक्र करूं तो आशीष गोदारा और कुकी का नाम समाज सेवा को लेकर भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अब पहचाना जाता है जी। किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवा, देखिए जिक्र का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से समझा था। मैं चूंकि राजस्थान रहता था, मैंने राजस्थान के उन लोगों को देखा है जो राजस्थान से देश के कोने कोने के अंदर आज बड़े बड़े औद्योगिक उन्होंने अपनी इकाइयां लगा रखी है और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं। तो जब मैं गांव में उधर जाता, मैं किसी कस्बे में जाता तो देखता वहाँ पर उस व्यक्ति के नाम के साथ बस स्टैंड, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, अनेकों संस्थाएं उन लोगों ने बना रखी। तो मैंने पूछता यार ये क्या है? तो तब मुझे वहाँ बताया लोगों ने कि यहाँ की मिट्टी के अंदर एक बड़ी खूबी है। मारवाड़ी आदमी अपने देश संसार के कोने में जाए लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है। वार त्योहार, तीज त्योहार गाँव में ही आके मनाता है। बच्चे होने पे उनका हवन करवाना, उनके बाल उतरवाना। तो मैं इस बात से बड़ा प्रभावित था और मैंने देखा कि अगर आप हैं कहीं भी कुछ भी जाएं, अपने गांव, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा एक यही था कि मैं मेरे गांव, मेरे बुजुर्गों की थी तो मैं पूछता था कि अगर मुझे कुछ लगता था कि इस बच्चे की, अगर ये अच्छा प्रतिभावान है लेकिन इसके पास फीस भरने को नहीं है, तो मैं थोड़ा कोशिश कर लेता। फिर मुझे लगता कि सर्दियों का ये वक्त है, बच्चे हमारे जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो अक्सर ज़रूरतमंद होते हैं, उनके पास अगर पैंट है तो जूते नहीं है, अगर जूते हैं तो उसके पास प्रॉपर सॉक्स और ऊपर की शर्ट नहीं है, और ये सब चीज़ें हैं तो उसके पास गर्म वस्त्र नहीं है। तो हमने ठाना था कि अपन साल के अंदर सर्दियों में हर साल गर्म वस्त्र और बच्चों की शिक्षण सामग्री का ध्यान जरूर रखेंगे। धीरे धीरे फिर और समस्याओं से भी रूबरू होने लगे, पता लगा कि बहुत समस्याएं। चलिए अब मैं विजन की बात करता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में आपका विजन क्या है? किस तरीके से विकास इस इलाके का करेंगे? और दूसरा सवाल एक साथ ही मैं कर रहा हूँ, दूसरा सवाल ये कि उम्मीदवारों की फौज इस वक्त, संभावित उम्मीदवारों की फौज इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, संभावनाएं ज़्यादा लोगों को नजर आ रही हैं। तो आपको क्यों लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या कांग्रेस पार्टी कहें, आपके ऊपर जो है भरोसा करेंगे? क्यों लगता है कि आप सबसे मजबूत हैं? और संभावनाओं की जहाँ तक बात है, किस तरह की संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, पहला तो ये कि आपने कहा कि बहुत लंबी फेरिस्त है, फौज है पूरी, वो सब बड़े काबिल लोग हैं, बहुत लंबे समय से मौका ही नहीं मिला। अब जयप्रकाश जी के सांसद बनने के बाद एक सब पे उत्साह आ गया, हौसला हो गया। उनको लगने लगा कि अगर हम एकजुटता से चलें तो इससे मुक्ति मिल सकती है इनसे। तो सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और सब बहुत बढ़िया, सारे सबका अपना अपना आधार है। और रही बात मेरी कि मैं क्यों करता हूं, क्योंकि मैं, हमारा एक क्षेत्र है जिसको बिल्कुल कुलदीप जी ने हमेशा दरकिनार किया हुआ है विकास। कोई उसकी कोई भी बात विकास की हो, उनके पास काम के जाएं तो वो बिल्कुल नहीं, हमारी सुनवाई नहीं करते। और वो हमारा कम से कम 20 गांव इस तरह पड़ते हैं जिसको लाइन पार की संज्ञा इन लोगों ने दी हुई है। जिस प्रकार से आदमपुर मंडी में लाइन पार एरिया है, जवाहर नगर, सूरन, ये कुछ करते ही नहीं। ना वहाँ सड़कों का है, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना बच्चों की शिक्षा है, ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है।
आदमी चाहता क्या, साधारण सी चीजें चाहता, लेकिन उसमें भी ये लोग कोई काम नहीं करते। वोटर्स के बीच जाने की क्या रणनीति आपने तैयार की है? किस तरीके से आपके साथी वोटर्स को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं? देखिए मेरे सब साथी, हम लोग हर रोज एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमने एक नए गांव से परिचय करना है, क्योंकि मैं पहले परिचित नहीं था। पहले मैं तो हमारे गांव से भी परिचित नहीं था, लेकिन हमारे गांव ने, हमारी गांव की धरती ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसमें मुझे एक आत्मविश्वास आया। ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है कि राजनीति में जहां चुनाव लड़ने की बात हो और उम्मीदवार बनने की बात हो, वहां बड़ी सहजता के साथ, बड़े खुले मन के साथ ये स्वीकार करना, ये कह देना कि मैं उन लोगों को जानता नहीं था, मैं उस इलाके को पहचानता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए सच्चाई है ये, क्योंकि कुछ छुपा थोड़ा ही ऐसा। मैं तो पैदा हिसार में हुआ, मेरा नान का है बुत्थन, मैं वहाँ पैदा हुआ, रहे पले बड़े हिसार में, शिक्षा भी यहीं ली, लेकिन गांव से हमें जुड़ा। मैं छात्र राजनीति के अंदर भी मेरा सबसे ज्यादा मेरे एरिया का बालसमंद रूट जिसको बोलते हैं, उस वक्त रूट के हिसाब से होता। बालसमंद, बुड़ाक, बांडेडी, डोबी, खारिया, तेलनवाड़ी, कुतियावाड़ी, चौधरीवाड़ी, गुड़साड़, मोडाखेड़ा, बगड़ा, काबरेल, सलेमगढ़, न्योड़ी, जाखोदखेड़ा, ऐसा कोई गांव नहीं था जिससे मेरे साथी, आदमपुर के उस वक्त तो एलनाबाद तक के साथी पढ़ते थे, उन्होंने डट के मेरा साथ दिया। चलिए मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट दे दे और आदमपुर के वोटर्स आपको चुन ले, आदमपुर में क्या बदल जाएगा? आदमपुर में बहुत कुछ बदल जाएगा, एक नई शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा तो महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र के अंदर अगर किसी महिला को कोई समस्या है तो बेचारी 10-20 दिन तो शर्माते नहीं बताती, और कुछ बता दे तो घरवाले इस चक्कर में भी 500 रुपये तो रसीद कटेगी। क्यों बिना मतलब बुजुर्ग को लेके गए, क्यों महिला ला देंगा गोली, ला देंगा, ऐसे करके बेचारी निकाल देती। उससे कोई पर्सनली निजी बात नहीं करता। दूसरा, हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है। हम स्वयं जो सेल्फ है उस चीजों की समूह बनाएंगे, उसके अंदर वो महिलाओं को अपने पांव पे आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम गांव में वो योजनाएं लेके आएंगे। सिलाई सेंटर है, कोई बेटी अगर कोई हमारी शिक्षित है, वो बच्चों को पढ़ा के ट्यूशन है, उसके लिए वो सब व्यवस्थाएं करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल से MOU करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर वो हॉस्पिटल्स खोलें। अगर वो खोलते हैं तो उनको अनेक तरह की उनको लाभ देने का काम सरकार से दिलवाया जाएगा, और हमारे क्षेत्र के जो बुजुर्ग, महिलाएं, आम आदमी जब इलाज के लिए जाएंगे तो उनको सस्ता इलाज वो हॉस्पिटल देने का काम करेगा। इसी प्रकार से सरकार के पास हमारे क्षेत्र के लिए विशेष एक पैकेज मांगा जाएगा। युवाओं के लिए खास तौर पे राजनीतिक रूप से बिल्कुल पिछड़ गया है, उसके लिए सरकार से प्रार्थना की जाएगी कि हमारे क्षेत्र में भी या पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को छात्र संघ के चुनाव दोबारा बहाल किए जाएं। युवाओं को तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल कमजोर कर दिया। क्या युवा नेताओं के पीछे मतलब हम इनके लिए, इनके जोड़े चकने के लिए थोड़ी बने हैं? बहुत प्रतिभावान लोग हैं, बड़े कमाल के लड़के जिनके अंदर बड़ा कैलिबर है, संगठन को खड़ा करने की क्षमता है। ये क्या लगता है कि आप और हम चुनाव थोड़ी है, इस चुनाव तो ये युवा लड़ते हैं। गाँव के अंदर वो टीम बनाकर घर घर जाते हैं, डाणी डाणी जाते हैं, पर्ची बांटते हैं, जब जोड़ा देके आते हैं। ये जितने भी हैं ये सब युवा काम करते हैं, बुजुर्गों का अनुभव काम करता है। अब वो किसानी तक ही रह गए, किसान नेता बन गए, लेकिन सरकार उनको लोभ लालच के अंदर देके उनको गुमराह कर देती है। चलिए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी मैदान तो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। संभावनाएं किस तरह की कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है, ये आशीष गोदारा और कुकी की तरफ से जाहिर किया गया, और कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प ये आदमपुर का चुनावी मैदान। अगले एपिसोड में किसी और खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।